आने वाले 2024 के चुनाव में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या उत्तर पूर्वी राज्यों की एक अहम भूमिका रहने वाली है। अक्सर ये माना जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन उत्तर पूर्वी राजनीति पर अपनी गहरी समझ और पकड़ रखने वाले और सिक्किम से निकलने वाले सबसे पुराने अखबार हामरो प्रजाशक्ति के संपादक अंजन उपाध्याय का मानना है कि इस बार दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर पूर्व के 8 राज्यों से होकर जाएगा। इसी श्रृंखला में सुनिए अंजन उपाध्याय का सटीक विश्लेषण उत्तर पूरब से। नमस्कार, न्यूज बीट में आपको स्वागत करते हुए मैं पूर्वांचल से अंजन उपाध्याय। आज आसाम के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। आसाम की राजनीति क्या है, कैसा है, किस तरह से आसाम का राजनीति मोड़ लेगा आगामी दिन में, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आसाम बीजेपी, अभी आसाम में बीजेपी लीड हेमंत बिस्वा शर्मा का सरकार है और इस सरकार में अब ज्यादातर जो लोग हैं वो कांग्रेस से आए हुए लोग, उन लोग का जो ज्यादा दबदबा है और जो पुराने किस्म के जो पुराने लोग थे बीजेपी के जो पार्टी फाउंडेशन के टाइम से, उन लोग का, और जो बीच में आए थे जो आसाम गण परिषद से डिवाइड होके आए थे, उन लोग का जो लोग आए थे, जैसे आसाम गण परिषद से सोनोवाल आए थे, आसाम गण परिषद से और बाकी नेतृत्व आया था, उन लोग का पटवारी आए थे। तो ये सारे लोगों के बीच में जो एक आसामीज जो एक सेंटिमेंट बीजेपी के पास बांग्लादेशी जो मुस्लिम भगाने के इशू पे उन लोग बीजेपी के साथ बड़ा क्लोजली आए थे और उन लोग ने सोचा था कि मोदी आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ से बांग्लादेशियों को हटा देंगे। ये एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज वो न तो ये मोदी ने एक भी किसी बांग्लादेशी को ये गवर्नमेंट ने ढूंढ के निकाल पाए हैं और न किसी को यहाँ से बांग्लादेश वापस किया गया है। यही एक मूल मुद्दा पे बीजेपी ने सारा हिंदू पोलराइजेशन करके और आसामीज सेक्शन का जो वोट है वो वोट लेके बीजेपी आसाम में पावर में आई थी। और तब उनका आसामीज एक जो ट्राइबल एक जनजाति जो एक चेहरा था वो सर्बानंद सोनोवाल को आगे रख के उन्होंने एक आसामीज सेंटीमेंट को भी कामयाबी लेने के लिए उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल को प्रोजेक्ट करते हुए उन्होंने वो जो प्रोजेक्ट किया था उसमें क्या है कि आसामीज जो सेंटीमेंट था उस बीजेपी के पास मेजॉरिटी चला गया था और उसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए सक्सेसफुली उन लोग ने सर्बानंद सोनोवाल को प्रोजेक्ट करते हुए उन लोग सक्सेसफुली कामयाब हुए थे। और दूसरा सर्बानंद सोनोवाल का खेमा एक दो खेमा अलग अलग हो गया और जब से सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड में और ये चुनाव समिति में जब इनको ले लिया, जब उनको एक मेंबर बनाया, तब और ये जो लड़ाई है, ये जो डिफरेंसेस है वो धीरे धीरे ग्रास रूट तक पहुंच गया। क्योंकि अभी सर्बानंद के पास भी एक बड़ा ग्रुप, जैसे अभी जो कहना है कांग्रेस का प्रेसिडेंट ने जो आरोप लगाया है कि वो सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, तो ये जो 20 जो सोर्सेस बीजेपी सोर्सेस भी जो बोल रही है कि 20 एमएलए ऐसा है जो अभी हेमंत तगड़ा जो पुराना बीजेपी के एमएलए हैं, उन लोग हेमंत बिस्वा शर्मा को आज के दिन में चीफ मिनिस्टर होना नहीं देना चाहते हैं। तो इसीलिए सर्बानंद सोनोवाल भी काफी एक्टिव है। अभी अपर आसाम से नरवारी तक वो एक्टिव है सर्बानंद सोनोवाल। और जब सर्बानंद सोनोवाल ने 5 साल जब सरकार में काम किया, आसामीज एक सेंटीमेंट लेके उन्होंने काम किया, धीरे धीरे काम करते रहे। वो बेसिकली एक सोबर पॉलिटिशियन थे, इसको तो हम सब मानना ही पड़ेगा। एक जेंटलमैन के उनका वो है और एक धार्मिक जो आसामी 17 का जो वो है उसमें वो काफी भक्त है, वो भक्त माने जाते थे वो। उसीलिए आसामीज कम्युनिटी भी उनको एक पसंद करती थी। एक बौद्धिक जमात जो था वो बौद्धिक जमात उनके फेवर में ही था आसाम में। लेकिन जब इस बार इलेक्शन होने के बाद उनका हेमंत बिस्वा शर्मा को सडनली बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री बनाया। तो सोनोवाल को उन लोग
दिल्ली ले गए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जब आए पार्टी में, जो सत्ता का बागडोर संभाले, क्या हुआ, वो जो पुराने बीजेपी के लोग थे और जो सोनोवाल का ग्रुप था, वो पावरलेस जैसा महसूस करना शुरू किया। वो टाइम बीतते गया, 6 महीना 7 महीना, अभी 1.5 साल जैसा हो गया, उन लोग पावर में उतना भागीदारी उन लोग को नहीं मिला। तो इसी चक्कर में क्या हुआ, उसके बाद फिर इन लोग का बीच में एक धीरे करके एक आसाम बीजेपी में एक कांग्रेसीकरण, एक पूरा फुल फ्लेजेड एक कांग्रेसीकरण वो हो गया। सारा एंटायरली कांग्रेस का जो पुराना लोग थे, उन लोग ने यहाँ पे दबदबा करके उन्होंने बेसिकली राजनीति अपना दबदबा बनाना शुरू किया। तो इसी तरफ से क्या हुआ कि इन लोग के खेमा में हेमंत बिस्वा शर्मा का एक खेमा और दूसरा सर्बानंद सोनोवाल का खेमा आसाम में वो एक्टिव है। तो इसीलिए अभी ये जो उन लोग का लड़ाई है, जो नया बीजेपी, कांग्रेस से आए हुए जो नया बीजेपी और जो पुराने बीजेपी के बीच में जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, वो धीरे धीरे सर्बानंद सोनोवाल जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में आए, वो बहुत और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो अभी ये है कि 20 एमएलए ने डिमांड किया है बीजेपी हाईकमांड से कि उन लोग को मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ेगा, ये एक डिमांड रखा है। तो सर्बानंद सोनोवाल भी इसके पीछे है। फिर उन लोग चाहते हो, और ज्यादातर जो एक इंटेलेक्चुअल जो प्रो बीजेपी ग्रुप है आसाम में, वो भी सर्बानंद सोनोवाल को अभी चाहते हैं। तो एक बीजेपी लीडरशिप में ये हुआ, अगर इस बार लोकसभा चुनाव के समय श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ही हम लोग यहाँ पे आसाम में अगर दे, तो हो सकता है हम लोग जो बीजेपी अभी 12 सीट में चुनाव लड़ना जा रही है, वो सारा इवन अपर आसाम में डैमेज हो सकता है और लोअर आसाम में भी डैमेज हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी जो है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने डायरेक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन किया है। तो मुस्लिम वोट का एक जगह एक उसमें पोलराइज होने का बहुत संभावना है, क्योंकि और मुस्लिम भी एक टेक्निकल, इस बार बदरुद्दीन जो AIDUF है उसमें ही वोट पड़ेगा बोल के मुस्लिम का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो भी अभी क्या हुआ कि हेमंत बिस्वा शर्मा का ही बी टीम बोल के वो धीरे धीरे लोगों के पास एक मैसेज चला गया। तो इसीलिए ये है कि जब आसाम के मुस्लिम कम्युनिटी जो 35% के करीब है, अगर उन लोग टेक्निकल वोटिंग दिया एंटी बीजेपी फोर्सेस को, तो हेमंत बिस्वा शर्मा का लिए बहुत ही मुश्किल है। तो उसीलिए अभी बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप भी बिफोर लोकसभा इलेक्शन हो सकता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को चेंज करके सर्बानंद सोनोवाल को वो फिर सत्ता में ले आए और हेमंत बिस्वा शर्मा को सेंटर में कोई बड़ा एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट देके उनको ले जाए। ये भी एक संभावना जो बीजेपी सोर्सेस भी ये बता रही है। तो इसीलिए जो ये खींचातानी चल रही है, ये खींचातानी हेमंत धीरे धीरे आसाम में जो बीजेपी के अंदर जो डिवीजन है, इस डिवीजन में हो सकता है आसामीज जो ट्राइबल कम्युनिटी जिसको यहाँ पे खिलंजिया बोलते हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, उन लोग हो सकता है हेमंत के पास ना जाए, और जो सर्बानंद के पास एक ट्राइबल फेस भी है, तो उसीलिए वो ओरिजिनल जो ट्राइबल गोष्ठी है, वो गोष्ठी फिर बीजेपी के साथ आएगा, ऐसा सोच के हो सकता है। और इसमें अहोम का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें अपर आसाम का राजनीति उन लोग डोमिनेट करते हैं। टी गार्डन का साथ साथ अहोम कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो हो सकता है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व आसाम में ये सारे संभावनाओं को देखते हुए आसाम में चेंज कर सकता है, सत्ता का चेंज हो सकता है, और ये होने में फिर उन लोग हो सकता है सर्बानंद सोनोवाल को इसके चीफ मिनिस्टर का कुर्सी उन लोग दे दे और हेमंत बिस्वा शर्मा को नेशनल लेवल पे उन लोग ले जाने का बड़ा एक संभावना आज के दिन में यहाँ पे चल रहा है। और आसाम में ये चीज आम चर्चा में है कि आसाम में अभी
हेमंत बिस्वा शर्मा को चेंज करके वो दिल्ली के राजनीति में ले जाएंगे। ये सारा जो यहाँ का मीडिया से लेकर यहाँ का पॉलिटिशियन के लेकर हर कोई यही आज बोल रहा है, लेकिन वास्तव में बीजेपी क्या करेगी वो उसको अभी देखना है। लेकिन जिस तरह से सर्बानंद सोनोवाल यहाँ आसाम की राजनीति में अभी फिलहाल एक्टिव हुए उससे लगता है कुछ खिचड़ी आसाम में पक रहा है। और ये क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 14 सीट है, बीजेपी इसमें 12 सीट को लड़ने का उन लोग ने वो घोषणा कर दिया है। एक सीट वो असम गण परिषद को देगी और एक सीट वो यूपीपीएल को छोड़ेगी। इसीलिए वो 12 सीट बीजेपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीट है। और आगामी दिन में ये सारा वो करके बीजेपी कितना सीट जीतेगी ये यहाँ का नेतृत्व के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अभी जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने एंटी मुस्लिम एक मुहिम छेड़ा हुआ है उसमें मुस्लिम वोट का टोटली एंटी बीजेपी फोर्स के साथ जाने का बड़ा संभावना है। और उसमें भी आजमल का पार्टी जो वोट डिवीजन करती थी उसका स्टैंड क्या होगा। और उसको ज्यादा इस बार जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर उनका एक छवि था वो धीरे हेमंत के शासनकाल में उनका जो हेमंत और उनका जो एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है बोल के मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक धारणा आ गया है, एक सोच आ गया है। तो इससे निर्भर करेगा आसाम के राजनीति अगले बार क्या होगा। और ये 14 सीट आसाम का नेशनल लेवल के लिए भी आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।